गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं आज का ट्रेड सेटअप कैसे लग रहा है और कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल सप्ताह का पहला ट्रेडिंग डे था और हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी ने एक अपना नया हाई लगाया और सेंसेक्स ने तकरीबन 70,000 का लेवल टच किया और निफ्टी ने 21,000 का लेवल टच किया। हालांकि जब मार्केट बंद हुए हमने देखा कि सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर बंद होकर 69928 के लेवल्स पर बंद हुआ और निफ्टी जो 28 पॉइंट ऊपर बंद होकर के 20997 के लेवल पर बंद हुआ। अगर मैं मुख्य गेनर की बात करूं तो कल हमने देखा अल्ट्राटेक, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक और जेएसडब्ल्यू ये मुख्य गेनर्स थे सेंसेक्स में से। और जो लाल निशान पर बंद हुए उसमें नाम आता है एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचयूएल, मारुति और बजाज फिनसर्व का। अगर मैं सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करता हूं तो कल निफ्टी पीएसयू बैंक में एक अच्छी उछाल देखी गई। इंडेक्स तकरीबन 1.4% ऊपर था। निफ्टी मीडिया और निफ्टी मेटल में भी तकरीबन 1% का उछाल देखा गया। निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर हल्के फुल्के लाल में बंद हुए, 0.6% नीचे बंद हुए, जहां हमने देखा कि डॉक्टर रेड्डीज को यूएस एफडीए का नोटिस मिला और उसके चलते स्टॉक 5% लुढ़का। अगर हम मार्केट ब्रेड की बात करते हैं तो कल मार्केट का ब्रेड बुल्स के फेवर में था। तकरीबन 2400 स्टॉक्स ने एक पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है और तकरीबन 1467 स्टॉक्स ने निगेटिव में क्लोजिंग दिया है। तो ओवरऑल जो मार्केट की ब्रेड थे अभी भी बुल्स के फेवर में चल रही हैं। अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूं तो तकरीबन 200 स्टॉक्स ने कल फिर से 52 वीक हाई का लेवल दर्ज किया और ये एक साइन है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी चल रही है और जिसके चलते जो सेक्टर में या जो स्टॉक्स में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है वहां हम एक नया हाई दर्ज होते हुए देख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट में हमने देखा कि कल यूएस मार्केट भी ग्रीन में बंद हुए, हल्के फुल्के 0.2 से 0.4% पॉजिटिव में बंद हुए। और जो यूएस मार्केट है, आज जो डेटा आएगा, आज यूएस मार्केट ओपन होने से पहले वहाँ जो इन्फ्लेशन के, महंगाई की जो आंकड़े आएंगे कंज्यूमर इन्फ्लेशन के, वो एक ट्रैक किया जाएगा। और सबका ये मानना है कि नवंबर मंथ का जो इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं 3.1% के आसपास आएगा, जो कि 3.2% था पिछले महीने में। और इसके बाद जब कल 13 तारीख को हम देखेंगे यूएस फेड की मीटिंग है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट रहेगा यूएस फेड के लिए। हालांकि यूएस फेड के लिए कहीं ना कहीं डायलेमा है कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, डिसइन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, और ऑन द अदर हैंड जो लेबर मार्केट है, जो कि जॉब मार्केट है, वो रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रांग है। तो हालांकि जो एक्सपेक्टेशन है कि जो 13 तारीख की यूएस फेड की मीटिंग है उसमें कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं होगा। हालांकि जो गवर्नर साहब की जो कमेंट्री रहेगी, डॉट प्लॉट रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, वो ट्रैक की जाएगी। उस सीट उससे एक अनुमान लगाएगा कि अगले साल 2024 में जब फिर से यूएस फेड की मीटिंग होगी तब तब कब से इसमें रेट कट आना स्टार्ट होगा। अगर मैं आज एशियन मार्केट्स की बात करता हूं तो एशियन मार्केट हल्के ग्रीन में ही ट्रेड कर रहे हैं और जो गिफ्ट निफ्टी है तकरीबन फ्लैट ट्रेड कर रहा है 21,100 के आसपास। अगर मैं ओवरऑल बाकी के जो पैरामीटर्स है ग्लोबल लेवल पे, जैसे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.25 के आसपास चल रहा है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ब्रेंट क्रूड तकरीबन $76 के आसपास है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। और यूएस डॉलर इंडेक्स भी 104 के लेवल्स के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं आज का ट्रेडिंग सेटअप देखता हूं तो ऐसा लगता है कि आज काइंड ऑफ न्यूट्रल टू पॉजिटिव डे रहेगा। काइंड ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम मार्केट में देखेंगे और मार्केट जो कल का इवेंट है यूएस फेड का, वो इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसको पहले क्रॉस करना चाहेगा और उसके बाद शायद फिर से इसमें कहीं ना कहीं हम एक मूव होते हुए देखेंगे। हालांकि अगर मैं ओवरऑल निफ्टी की बात करता हूँ या मार्केट की बात करता हूँ तो थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में ओवरबॉट काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है। जो आरएसआई एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होता है, टेक्निकल इंडिकेटर, 80 के लेवल्स के ऊपर चल रहा है और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी आरएसआई 80 के लेवल के ऊपर चलता है मार्केट में एक हल्का फुल्का करेक्शन आता है। तो हमारी जो रणनीति होनी चाहिए बाय ऑन डिप की होनी चाहिए। अगर आप कहीं बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हो, स्पेशली ऑन अ लिवरेज ट्रेड, आपने लिवरेज लेके ब्रोकर से मार्जिन फंडिंग लेकर के काम किया है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में समझदारी होगी। मार्केट में हल्का फुल्का जब डीप आएगा तब फिर से हम अपनी नई पोजीशन बना सकते हैं। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे फोकस में होना चाहिए। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी। कल डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो एक आर्म है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला लेनोवो से
फॉर लैपटॉप और नोटबुक बनाने के लिए। ये PLI जो 2.0 स्कीम जो है उसके अंडर मिला है, और ये कहीं ना कहीं सीट को इसकी खबर थी, और इसी के चलते हमने देखा कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में एक अच्छी, काफ़ी समय से एक अच्छी रैली चल रही है। और अब ये एक एक्सपेक्टेशन बनेगी कि जिस तरह से डिक्सन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो बाकी की जो कंपनीज हैं जैसे सिरमा, उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन है। तो इसके चलते चलते हम इसका एक रब ऑफ इफेक्ट सिरमा जैसी कंपनीज में भी हम देखेंगे। आरवीएनएल की जो जॉइंट वेंचर है, उसको एक ऑर्डर मिला है 543 करोड़ का मध्य प्रदेश मेट्रो प्रोजेक्ट की ओर से। मार्जिनली पॉजिटिव है आरवीएनएल के लिहाज से। आरवीएनएल, अगर मैं स्टॉक प्राइस एक्शन की लिहाज से बात करूं तो आफ्टर एक लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब रेंज के बाहर निकला है, और फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी लगती है, तो ये आपके मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्टर्लिंग और विल्सन एनर्जी, जो कि एक रिलायंस की कंपनी है, इन्होंने अपना QIP लॉन्च किया है टू मोबिलाइज 1500 करोड़ रुपीज़, और इसका जो फ्लोर प्राइस रखा है 365 रुपीज़ पर शेयर रखा है, जो कि 14% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस के। और मुझे लगता है कि एक बार जब ये QIP पूरा हो जाएगा तो जो कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बैलेंस शीट है, काफ़ी सुधर जाएगी, और ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली QIP साइड में जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी अपना QIP लॉन्च किया है 750 करोड़ का। इसका जो फ्लोर प्राइस है 113 रुपये पर शेयर है, जो कि 10% डिस्काउंट पे लॉन्च किया गया है। करंट मार्केट प्राइस 125 है, और 113 के आसपास इसे QIP लॉन्च किया गया है। अगेन मुझे लगता है कि ग्रोथ कैपिटल मोबिलाइज कर रही है बैंक, और जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में अब डेवलपमेंट होते देख रहे हैं, क्योंकि ये जो बैंक है अपने जो लोन से वो जम्मू और कश्मीर के जो रिटेल लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उन्हें देती है। और अब जिस तरह से हम जम्मू एंड कश्मीर में प्रोग्रेस होते देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। तो अगर आपका थोड़ा सा होराइजन लंबा है तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थोड़े से कई मैनेजमेंट चेंज हुए हैं इन्फोसिस में। हमने देखा कि जो उनके एग्जिस्टिंग CFO हैं नीलंजन रॉय, इन्होंने एक रेजिग्नेशन टेंडर किया है। हालांकि इनका जो रेजिग्नेशन है ये 31 मार्च 2024 को कंप्लीट होगा, और उसकी जगह कंपनी ने जयेश संगारिका जी को नया CFO अपॉइंट किया है 1 अप्रैल 2024 से। इससे कोई रिएक्शन नहीं आएगा मार्केट में। हालांकि ओवरऑल अगर IT सेक्टर की बात करूं तो जिस तरह से अब US में इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हो रही है, तो एक ये मार्केट ये मान के चल रहा है कि US और यूरोप, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मार्केट है क्लाइंट के लिहाज से, IT कंपनीज के लिहाज से, वो अब अपना जो स्पेंडिंग है IT पे वो अपना बढ़ाएंगे, और उसके चलते जो यहाँ की जो दिग्गज कंपनीज हैं इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, इनको बेनिफिट होगा। तो इसके चलते एक अंडरऑन सेक्टर भी है IT, और IT में एक मोमेंटम हम देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में। अब अगला न्यूज़ है PNC इंफ्रा पे एक छोटा सा ऑर्डर मिला है 116 करोड़ का NHAI के ओर से। अगेन मार्जिनली पॉजिटिव फॉर PNC इंफ्रा। JKAT इंडिया, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इन्हें एक नया ऑर्डर मिला है 183 करोड़ का। इन्हीं की एक सब्सिडरी है JKAT ब्राज़ील से, इन्हीं की एक कंपनी है JKAT ब्राज़ील से। तो एक काइंड ऑफ पॉजिटिव रिएक्शन हम आज JKAT इंडिया में भी देखेंगे। REC ने 200 मिलियन यूरो का एक लोन एग्रीमेंट एंटर किया है जर्मन बैंक KfW के साथ, और एक ओवरऑल जितना भी ये जो फंडिंग स्पेस है रिन्यूएबल का, REC, PFC, इरिडा, जो भी नई कंपनी लिस्ट हुई है, ये एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छी लगती है, क्योंकि पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेस है आप ये फाइनेंसिंग कंपनीज के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी कल कहाँ हो रही थी। कल हमने देखा कि मैक्स स्टेट के जो प्रमोटर है शिवा एंटरप्राइजेस, इन्होंने तकरीबन 1.7 लाख शेयर मार्केट से बाय किए हैं, और जो गोल्डियम इंटरनेशनल के प्रमोटर हैं, इन्होंने 15 लाख शेयर ओपन मार्केट में सेल किए हैं। स्वान एनर्जी में हैंड चेंज हुआ है। एक वन ऑफ द ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड द शेयर, और SBI लाइफ इंश्योरेंस ने 10 लाख शेयर ओपन मार्केट से लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई इवेंट जो हमें ट्रैक करना चाहिए, एक तो US फेड का जो मीटिंग है, जो कल आज इवनिंग में पहले US के इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, फिर कल US फेड मीटिंग है जहां उनका इंटरेस्ट रेट का आउटकम आएगा, और इसके बाद यूरोजोन और बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है इनकी भी इस सप्ताह में मीटिंग रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल बैंक की, और उसके चलते हुए उनके जो इंटरेस्ट रेट के जो डिसीजन है वो भी आएंगे। अगर मैं ओवरऑल आज का डिस्कशन समअप करूँ तो आज काइंड ऑफ न्यूट्रल टू पॉजिटिव डे लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा। हमारी मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशंस में लग रहा है,
और वी मे सी सम प्रॉफिट बुकिंग। जब मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूँ तो ये नहीं कह रहा हूँ कि जो 21,000 के आसपास निफ्टी चल रहा है वो गिर करके 19,000 हो जाएगा। मे बी 500-600 पॉइंट का जो निफ्टी का करेक्शन है, जो कि हार्डली 2-3% होता है, वो हम देख सकते हैं और एक हेल्दी करेक्शन रहेगा। बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए। और बाय ऑन डिप में हम कौन से सेक्टर पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे बैंकिंग सेक्टर पे, स्पेशली लार्ज कैप बैंक, लार्ज जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो कि बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसा कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, JNK बैंक, ये सब बैंक्स पे हम फोकस करेंगे। इसके अलावा मार्केट में करेक्शन होता है तो जो गवर्नमेंट के जो सेक्टर है, जहाँ गवर्नमेंट का, जैसे रेलवे सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, इनमें हम बाय ऑन डिप की रणनीति बनाएंगे। सीमेंट सेक्टर पे हम फोकस करेंगे, बाय ऑन डिप की रणनीति। रियल एस्टेट सेक्टर पे हम फोकस करेंगे, जहाँ बाय ऑन डिप की हम रणनीति कर सकते हैं। एक अभी जिस तरह से एक निगेटिव न्यूज़ चल रही है इथेनॉल को लेकर के, मुझे लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज़ में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो अपने पोर्टफोलियो में डेफिनेटली प्राज ऐड कर सकता है। तो ओवरऑल जो फोकस रहेगा बैंकिंग सेक्टर पे, सीमेंट पे, बैंकिंग में प्राइवेट और PSU, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल यही सेक्टर पे हमारा फोकस होना चाहिए। पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.